नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू फिक्स योर फाइनेंसेस, जिसका नाम है मनी हैबिट्स कीपिंग यू पुअर। दोस्तों सीधे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, नो बकवास। उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और उनको कैसे फिक्स कर सकते हैं। पहला पॉइंट है लिविंग पे चेक टू पे चेक और सैलरी टू सैलरी। आपकी जब भी सैलरी आती है, पूरा महीना चलती है, महीना ख़त्म होते अगली सैलरी आने से पहले आपका पूरा पिछले महीने का पैसा खत्म हो जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपने पूरा महीना तो काट लिया, अभी नए महीने की सैलरी आ जाएगी, तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? एक तो आपके पास इमरजेंसी के लिए एक कोई भी मार्जिन नहीं होता है। अगर आपके पास कोई भी इमरजेंसी आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कोई कोर्ट केस हो जाए, या कुछ सडनली आपको जॉब चली जाए, या कुछ भी हो जाए, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए सडनली, तो यू डोंट हैव मार्जिन फॉर दैट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखें फॉर इमरजेंसी पर्पजेज ओनली। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल मेडिकल इमरजेंसी, तब आप या तो पर्सनल लोन लोगे या आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे, या आपने किसी फ्रेंड से लोगे। इन एनी केस यू विल बी इनटू डेट, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है और आप बहुत हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करोगे। हाउ टू फिक्स इट? सबसे पहले आप एक इमरजेंसी फंड को क्रिएट करो। हर महीने सैलरी आते ही उसका एक छोटा सा परसेंटेज इन द बिगनिंग आप उस एक इमरजेंसी फंड अकाउंट में डाल दो। एक नया अकाउंट बनाओ जो कि आपका इमरजेंसी फंड अकाउंट होगा। आप उसमें छोटा सा अमाउंट डाल दो, या फिर आप आरएफ यानी कि रिकरिंग फंड, जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पे करते हो, एक फिक्स डिपॉजिट जैसे ही होता है वो, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालो। पहले एक महीने का इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करो, फिर 2 महीने का करो, फिर करते करते आपको एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना है। दोस्तों दूसरा पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ यार सैलरी आई और अगले महीने की सैलरी आते आते वो ख़त्म हो गई, जस्ट इग्नोर कर दो, यू नो। सो सेकंड पॉइंट इज़ इग्नोरिंग वेयर योर मनी इज़ गोइंग। दोस्तों ये क्यों गलत है? क्योंकि ऐसे छोटे खर्चे जो कि आपको छोटे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरे साल में देखो कि वो छोटे छोटे खर्चे कितने हो गए, तो दे विल बिकम लाइक 10s and 20s of thousands of rupees। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप डेली अपने इनकम और अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। मे बी आप एक एक्स्ट्रा कॉफ़ी पी रहे हैं, मे बी आप सिगरेट्स ज़्यादा पी रहे हैं, मे बी आप ज़ोमैटो और स्विगीज़ में ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। जब आपके सामने सारे खर्चे रिटर्न होंगे ना, और उसके पर रीजंस होंगे कि ये खर्चा इस वजह से हुआ, वो खर्चा, यू विल बी सरप्राइज कि आप कितना सारा पैसा वेस्ट कर रहे थे जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी, जस्ट बिकॉज आई जस्ट फेल्ट फैंसी टू डू इट, या मुझे बस अच्छा लग रहा था और समथिंग। आप आसानी से उसको कट डाउन कर सकते थे। हाउ टू फिक्स इट? एक एक्सेल शीट बनाओ जिसमें आप अपना डेली शाम को 5 मिनट के लिए बैठो और अपने सारे खर्चे लिखो, डेली लिखो। वैसे तो सजेस्ट करते हैं कि 1 महीने तक करो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके क्या क्या खर्चे हैं जो आप अनवांटेडली कर रहे थे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा फॉर लाइफ टाइम आप ये करो। जो भी इनकम आ रही है उसको एक साइड लिखो, और जो भी खर्चे हैं वो एक साइड लिखो, और उनके रीजंस लिखो कि ये खर्चा इसलिए हुआ था, वो खर्चा इसलिए हुआ था। यू विल बिकम अ रियली गुड मैनेजर ऑफ योर ओन पर्सनल फाइनेंसेस। दोस्तों मेरा तीसरा पॉइंट है, और इसमें यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा फंसते हैं, वो है यूजिंग डेट फॉर वॉन्ट्स एंड नॉट फॉर नीड्स। दोस्तों हम लोग इमरजेंसीज़ में या किसी भी इम्पॉर्टेंट रीज़न की वजह से हम लोग कई बार लोन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कार चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसके लिए लोन लिया, वो आपकी ज़रूरत थी, नीड थी, लेकिन आपको आपके फाइनेंसेस अलाउ नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद आप एक महंगी सी ज्वेलरी ख़रीद रहे हो, या फिर एक महंगा वाला फ़ोन ख़रीद रहे हो जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। यू जस्ट वांट टू कॉल एंड वॉच फ्यू रील्स और समथिंग लाइक दैट, और आप उसके लिए आप iPhone Max Pro जो भी होता है वो पूरा वाला, एक जो महंगा वाला होता है वो ले रहे हो। आप एक नॉर्मल उससे भी चला सकते थे। जब भी आपकी वांट्स आपकी ज़रूरत बनने लगे ना, और आप डेट लेने लगो, उसके लिए लोन लेने लगो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने लगो, दोस्त से उधार लेके ख़रीदने लगो, या पर्सनल फाइनेंस लेके वैकेशन पे जाने लगो, तो समझो इससे बुरा और इससे ख़राब पर्सनल फाइनेंसेस नहीं हो सकते हैं। ये आपके पूरे पर्सनल फाइनेंसेस को ख़राब कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रेडिट कार्ड से एक महंगा सा फ़ोन ख़रीदते हो, तो वो क्रेडिट कार्ड की जो EMIs होती हैं, एक भी अगर आपने EMI मिस की तो उसके ऊपर 25% या समथिंग लाइक दैट, कार्ड टू कार्ड डिपेंड करता है, वो चार्ज लगेगा, और वो चार्ज के ऊपर 35% GST लगता है। तो दिस इज़ हाउ इट कंपाउंड्स नेगेटिवली।
मतलब वो जैसे आपके पैसे बढ़ते हैं ना स्टॉक मार्केट या वैसे ही वो उल्टे घटते हैं जब आपकी वांट्स आपकी नीड्स बन जाती हैं और आप उसके लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो। हाउ टू फिक्स इट दोस्तों, ओनली बोरो, पैसा तभी उठाओ जब आप उसको उस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करो जो कि फ्यूचर में एक टाइम के साथ एज एन इन्वेस्टमेंट वो ग्रो होगी। फॉर एग्जांपल आपने एक प्लॉट लिया है जिसके ऊपर आपने घर बनाया है, तो उसके लिए आपने लोन लिया है। वाई इज़ इट सो गुड? क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू ओवर टाइम बढ़ती है, आपकी ज़मीन की वैल्यू ओवर टाइम बढ़ेगी। जो आपने लोन लिया है वो प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सस्ता मिलता है, बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए मिलता है, तो आपके ऊपर बहुत ज़ोर नहीं पड़ता है। सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब आप वो उसी चीज़ के लिए, मुझे गाड़ी की तो ज़रूरत है एक नॉर्मल स्विफ्ट, बट आई एम बाइंग Mercedes E-Class just because I am fancy and my bank is giving me loan, तो बस मैं ख़रीद ले रहा हूँ ज़बरदस्ती, तो वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होगी, जितने किलोमीटर ऐड होंगे उतनी कम होगी, और वैसे भी 14 ईयर्स के बाद में वो गाड़ी बिल्कुल आपके लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही ख़राब इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी इनकम आपको अलाउ करती है, आप 1000 करोड़ कमा रहे हो और तो Mercedes E-Class S-Class becomes a friction of that, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जस्ट थ्रो द मनी एंड गेट द कार, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर आपको अलाउ नहीं करती है एंड देन यू आर टेकिंग लोन फॉर डेप्रिशिएटिंग असेट्स, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई ये बात। एक बहुत अच्छा और रीज़न है आप जिसके लिए लोन ले सकते हो विदाउट थिंकिंग मच, दैट इज़ एजुकेशन। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर कोर्स करने से या कोई पर्टिकुलर डिप्लोमा करने से आपको फ्यूचर में प्रमोशंस फास्ट मिल जाएंगी और यू विल अचीव सम काइंड ऑफ बेटर सैलरी और समथिंग, तो आप एजुकेशन लोन लेके बहुत आराम से अपना डिप्लोमा है जो भी आपको एजुकेशन करनी हो कर सकते हो। वो एक अच्छे लोन के अंडर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एक तो उसके ऊपर कोई कोलेटरल नहीं देना है, प्लस वो इंटरेस्ट बहुत कम होता है और एक बहुत लंबे टाइम के लिए आप उसको पे कर सकते हो। तो दैट्स अ वेरी गुड काइंड ऑफ लोन। दोस्तों मेरा चौथा पॉइंट है अपग्रेडिंग योर लाइफस्टाइल टू फास्ट। मतलब आपने अपनी जॉब करना शुरू किया है, आपको प्रमोशन मिला और आप बहुत खुश हो गए एंड यू आर वेटिंग कि द मोमेंट मुझे प्रमोशन मिलेगा आई विल बी लिविंग इन अ बेटर हाउस, आई विल बी ड्राइविंग अ बेटर कार, आई विल बी डूइंग दिस दैट, आई विल यूज़ द बेस्ट ऑफ फोन्स एंड लैपटॉप्स एंड मे बी नाइकी शूज़, स्नीकर्स, जो भी है। दोस्तों आपकी सैलरी तो बढ़ रही है इस स्पेस के साथ और आपका लाइफस्टाइल बढ़ रहा है उस स्पेस के साथ, तो वो मैच नहीं हो रहा है और आपको बहुत जल्दी डेट के अंदर डाल देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी वांट्स के लिए आप जब डेट लेते हो तो वो सबसे ख़राब चीज़ होती है। हाउ टू फिक्स इट गाइज, कि जब भी आपकी इनकम बढ़ती है आपको नॉट नेसेसरीली अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ाने हैं। मे बी आप अपनी इन्वेस्टमेंट पहले बढ़ाओ, उसके बाद में जिस स्पीड से आपकी इनकम बढ़ी है उससे काफ़ी कम स्पीड से आपकी एक्सपेंसेस बढ़ने चाहिए। यानी अगर आप एक फॉर एग्जांपल 50-60,000 रुपीज़ पर मंथ के घर में रह सकते हो, राइट नाउ यू आर लिविंग इन 10,000 रुपीज़ के घर में एंड यू ईगरली वेटिंग टू इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल, तो डोंट गो इमीडिएटली 50,000, क्योंकि आप पे कर सकते हो। जस्ट मेक इट लिटिल बिट मोर, लाइक आप 15 से 20 करो, उसको 25 करो, और नॉट इमीडिएटली 50। वो जो आपके पास 30,000 का मार्जिन है आप उसको इन्वेस्ट करो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिससे आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होगी, उसको टाइम दो। इन सिंपल वर्ड, जिस स्पीड से आपकी इनकम बढ़ती है उस स्पीड से आपके एक्सपेंसेस नहीं बढ़ने चाहिए, एंड दैट्स ऑल। और इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़नी चाहिए। दोस्तों मेरा पांचवा पॉइंट, जो कि मेरी पर्सनली सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर, आई वॉज टू स्कैर्ड एंड पीपल अराउंड मी डिड नॉट इन्फॉर्म मी अबाउट दिस। तो पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली। दोस्तों मैंने जॉब शुरू किया मैंने 22 की एज में, बट आई हैड नो आइडिया वेयर टू इन्वेस्ट एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्रॉपर्टी में भी मुझे लगता था जस्ट बाइंग एन अपार्टमेंट कुड बी इन्वेस्टमेंट, लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आप सोचते हो कि एक अपार्टमेंट ख़रीदा है वो एक इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल भी नहीं। फॉर अ लॉन्ग रन वो हमेशा ही डेप्रिशिएट होगी। आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि 1 करोड़ का अपार्टमेंट लिया था, आज वो 2.5 करोड़ का हो गया है 20 साल के बाद में, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन ऐड हुआ है, यानी आज अगर आपके पास 55 लाख रुपीज़ हैं तो 10 साल के बाद में आपके पास 1 करोड़ रुपए अकाउंट में होने चाहिए, तो वो 55 लाख की वैल्यू को मैच करेंगे। यानी जो चीज़ें आज आप 55 लाख में ख़रीद सकते थे वही चीज़ें आप खरीद सकोगे 1 करोड़ रुपए में 10 साल के बाद। सो यू कैन कैलकुलेट कि कैसे आपके घर की वैल्यू नहीं बढ़ती है। अगर वही ज़मीन होती तो वो
2-2.5 गुना नहीं बढ़ती, वो 10-12 गुना बढ़ती एटलीस्ट, अगर वो ठीक ठीक जगह पे होती। दोस्तों, हाउ टू फिक्स इट? फॉर एग्जांपल आई एम 35 नाउ और मैंने 22 की एज से शुरू नहीं किया था, तो ये 10 साल को मैं कैसे रिकवर कर सकता हूँ? आई सी ओनली वन ऑप्शन। फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, लेट्स से ETF और म्यूचुअल फंड्स। अगर मैं आज 50,000 अ मंथ का इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, सो आई शुड बी इन्वेस्टिंग नॉट 50 बट 60 और 70। आई शुड कट डाउन ऑन अदर एक्सपेंसेस, ताकि वो जो मैंने 10 साल 12 साल वेस्ट किए हैं मैं उनको रिकवर कर सकूं अगले 10 से 12 साल के अंदर। कहने का मतलब ये है कि छोटा छोटा एक्स्ट्रा अमाउंट भी एक लॉन्ग रन में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन के फील होता है। तो इफ़ यू कैन इन्वेस्ट लिटिल बिट एक्स्ट्रा, आज वो छोटा लग रहा है लेकिन फ्यूचर में वो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी हैबिट बन चुकी है थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा डालने की। तो जब थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा डालते हो आप, वो थोड़ा 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 अगले 10-15 साल में एक बहुत बड़ा अमाउंट और कंपाउंडिंग होकर एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। दोस्तों, मेरा 6th पॉइंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है हैविंग ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, अगर आपकी एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, फॉर एग्जांपल एक ही जॉब है और कोई दूसरी जगह से पैसा नहीं आ रहा है, जैसे कुछ लोगों के पास कोई अपार्टमेंट है, विला है, उसको रेंट पे दिया हुआ है, एयरबीएनबी पे लगाया हुआ है, आई अंडरस्टैंड कि अगर आज जॉब भी चली गई तो वो बचा लेगा। या आप सिर्फ एक जॉब करते हैं और आपका जो पार्टनर है, आपकी वाइफ है, वो भी जॉब करती है, फिर भी शायद आप बच जाओ, क्योंकि एटलीस्ट आपको वो टाइम मिल जाएगा कि आप दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर सको। लेकिन अगर आप सिर्फ अकेले हो, वन अर्नर इन अ फैमिली एंड यू हैव नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, तो आप बहुत ही ख़राब सिचुएशन में, यू डोंट इवन रियलाइज़ कि कभी भी इट कैन बस्ट। और जब फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब होती है, देन रिलेशनशिप्स ब्रेक डाउन एंड यू नो सो मैनी बैड थिंग्स कैन हैपन। आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट if you are a single sole earner of the family, then do something, have more income streams, क्योंकि one single source of income वो ठीक नहीं है। दोस्तों, मेरा 7th पॉइंट है जो कि हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 7th पॉइंट है हैंगिंग अराउंड विद दोज फ्रेंड्स हु ओवर स्पेंड। क्यों ये चीज़ गलत है? उन दोस्तों के साथ घूमने जाना जो कि बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप भी इन्फ्लुएंस होते हो टू डू द सेम। आप भी सोचते हो कि यार वो कर रहा है हैविंग द सेम सैलरी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। सो आपको ऐसा लगता है वो चीज़ बहुत नॉर्मल है कि मतलब मैं भी ओवर स्पेंड कर दूँ। फ्रेंड्स वेंट आउट, सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं, आई विल ऑल्सो ड्रिंक एंड आई विल ऑल्सो स्पेंड द सेम वे जैसा कि वो स्पेंड कर रहे हैं। तो बहुत नॉर्मल और बहुत इजीली ये चीज़ हो जाती है, जिसका कि लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर बहुत ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता है। हाउ टू फिक्स इट? अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करो जो कि आपके जैसा माइंडसेट रखते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, जो कि हाउ टू फिक्स योर पर्सनल फाइनेंसेस वाली बातें करते हैं। तभी आपको लॉन्ग रन में एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो ख़राब लोग थे वो आपको ख़राब तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे थे विदाउट यू पुटिंग मच एफर्ट। ऐसे ही लाइक माइंडेड लोग आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे विदाउट यू पुटिंग टू मच एफर्ट, बिकॉज वो कुछ अच्छे आइडियाज़ लाएंगे, कुछ आप अच्छे आइडियाज़ शेयर करोगे एंड व्हेन यू शेयर थिंग्स आप एक बहुत अच्छे कंक्लूजन या रिजल्ट पे पहुंचते हो। दोस्तों, मेरा लास्ट और आखिरी पॉइंट आज की वीडियो का और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवॉइडिंग फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, ये वो है जिसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखना। फाइनेंशियल एजुकेशन, एक पर्सनल फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि ना तो आपको स्कूल में कोई बताएगा, ना आपके टीचर्स प्रोफेसर्स बताएंगे, ना वो फैमिली फ्रेंड्स घर पे आके बताएंगे जो बहुत बड़े बड़े लेक्चर दे जाते हैं कि आपका बेटा अच्छा नहीं है पढ़ने में, वो भी नहीं बताएंगे। आपके पेरेंट्स अगर उस बैकग्राउंड से नहीं है तो वो भी नहीं बता पाएंगे। तो बेसिकली इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि स्कूल में कंपलसरी होनी चाहिए थी, वो आपको कोई नहीं बताएगा। एंड वाई इट्स बैड कि आपको पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन नहीं मिला है कि जो मनी के रूल्स होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट के रूल्स होते हैं, वो हज़ारों साल से सेम ही हैं, बस थोड़े से मॉडर्नाइज्ड हो गए हैं, चैनल्स अलग हो गए हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है वो तरीके बदल गए हैं, बट इन्वेस्ट जिसमें करना है, जैसे करना है, वो एज इट इज़ है, वो चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। गोल्ड, लैंड, वो सारी चीज़ें वही है, सेम है। बिजनेस में इन्वेस्ट करना, बट चैनल्स चेंज हो गए हैं। मे बी आज एप्लीकेशन है, इजीली आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर पाते हो, नॉट लाइक बिफोर जब आपको फिजिकली जाना पड़ता था। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? दोस्तों, या तो आप हर महीने एक बुक पढ़ो,
एक बुक उठाओ और उसको 1 महीने में फिनिश कर दो, या फिर आपको एक अच्छा सॉलिड वाला फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड एक YouTube चैनल या कोई भी फॉरम ज्वाइन करो और वहाँ पे धीरे धीरे लर्न करो। यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज। आपके पर्सनल फाइनेंसेस, वही वाली बात है, लाइक माइंडेड लोगों के बीच में आप सराउंड हो जाओगे तो आपके पर्सनल फाइनेंसेस ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। दोस्तों बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। काफ़ी रिसर्च और मेहनत लगी इसको बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप करना है। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। लेट मी नो अगर आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोई और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। आज का वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।